नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बाइड रूल 1987 के बारे में। तो ये सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन यानी कि एक्ट्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट रूल है जो स्पेशली केमिकल या केमिकल अलाइड इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड है। तो बहुत सारे लोग कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है इसके बारे में शायद जानते नहीं होंगे, तो उनके लिए ये यहाँ पे ये पिक्चर और ये फॉर्मूला बताया है CaC2, कैल्शियम यानी कि Ca, कार्बाइड के लिए C2। कैल्शियम कार्बाइड रूल क्यों आया है, उसका महत्व क्या है और कैल्शियम कार्बाइड कैसे प्रोड्यूस होता है या फिर उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बारे में आपको बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए और फिर आपको बाद में कैल्शियम कार्बाइड के रूल्स, शेड्यूल्स या फॉर्म्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो अगर आप कैल्शियम कार्बाइड के बारे में देखेंगे तो जनरल जो प्रोसेस होती है तो ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट्स जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट्स को कन्वर्ट किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड्स और CO2 में। अभी ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसमें कोक मिलाया जाता है यानी कि कार्बन, और ये नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 2000 डिग्री सेल्सियस, और ये कैल्शियम ऑक्साइड का फिर कोक में 2000 डिग्री सेल्सियस पे कैल्शियम कार्बाइड में कन्वर्जन होता है यानी कि ये CaC2 प्लस CO ये रिएक्शन हो जाती है। तो ये हुआ कैल्शियम कार्बाइड का प्रोडक्शन। अभी कैल्शियम कार्बाइड रूल क्यों आया है या फिर ये कैल्शियम कार्बाइड का इंपॉर्टेंस क्या है सेफ्टी में, तो कैल्शियम कार्बाइड का एक प्रॉपर्टी जो है वो ऐसा है कि कैल्शियम कार्बाइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है या वाटर से उसका कांटेक्ट होता है तो उसका ये प्रॉब्लम है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बना देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड और वाटर का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये प्रॉब्लमेटिक है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अगर रिएक्शन देखेंगे तो ये कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर ये बना देता है C2H2 यानी कि एसिटिलीन गैस, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसको हम बैलेंस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि यहाँ पे हीट जनरेट होती है, और ये जो हीट है इसकी वजह से यहाँ पे हेल्थ इफेक्ट के चांसेस होते हैं या फिर फायर के भी चांसेस होते हैं, और इस वजह से कैल्शियम कार्बाइड हैंडल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर की जरूरत होती है, और इसीलिए कैल्शियम कार्बाइड रूल यहाँ पे आ चुका है। अभी कुछ इंडस्ट्रीज में जैसे कि यहाँ पर नासिक में भी एक इंडस्ट्री है नासिक ऑक्सीजन लिमिटेड, जहां पर एसिटिलीन गैस का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये एसिटिलीन गैस का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको कैल्शियम कार्बाइड का यूज करना पड़ता है, और यहाँ पे ये कंट्रोल्ड रिएक्शन, तो कैल्शियम कार्बाइड वाटर ये कंट्रोल्ड रिएक्शन में रिएक्टर्स थ्रू और टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस थ्रू फिर ये एसिटिलीन गैस बनाया जाता है, और फिर ऑक्सी एसिटिलीन सिलेंडर के लिए इसको यूज किया जाता है, और फिर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एज ए बाय प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर भी ये जो हीट यहाँ पे क्रिएट होती है तो वो हीट यूटिलाइज की जाती है या फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्किन इफेक्ट, हेल्थ इफेक्ट या फायर के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे एसिटिलीन एज अ प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग है, और हम बात कर रहे हैं CaC2 की।
तो अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे या फिर जिन लोगों को कैल्शियम कार्बाइड के बारे में ठीक तरह से पता नहीं है, उन लोगों के लिए, या फिर जिनको कैल्शियम कार्बाइड एज अ रॉ मटेरियल यूज करना है, उसका स्टोरेज करना है, उसका बिजनेस करना है, उन लोगों के लिए कैल्शियम कार्बाइड रूल ये इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम कार्बाइड रूल जो है उसमें 7 चैप्टर है, शेड्यूल है और कुछ फॉर्म्स है। तो इसमें कुछ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, जनरल प्रोविजंस है, या फिर कार्बाइड को इंपोर्ट कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, स्टोरेज कैसे करते हैं, और इन केस अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके नोटिसेस कैसे निकाली जाती हैं, और किन लोगों के लिए ये कार्बाइड का इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज या हैंडलिंग का एग्जम्पशन है, इसके बारे में ये पूरी रूल में जानकारी दी गई है। ये जो रूल है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, न्यू दिल्ली के नोटिफिकेशन के थ्रू आया है, और ये कैल्शियम कार्बाइड का रूल जो है वो ड्राफ्ट हो चुका था 1985 में, और उसका जो मेन रेफरेंस था वो था पेट्रोलियम एक्ट 1934 का सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29। तो ये सब सेक्शन 2 और सेक्शन 29 अगर आप पेट्रोलियम एक्ट 1934 में देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कैल्शियम कार्बाइड की, और इसीलिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड का अलग तरीके से यहाँ पे रूल बनाया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने। तो इसमें जो कंटेंट्स है उसमें से ये पहला कंटेंट है चैप्टर 1। प्रिलिमिनरी लेवल पे जैसे कि नॉर्मली टाइटल दिया जाता है, उसका पब्लिकेशन और उसका एनफोर्समेंट ऑफिशियल गैजेट का जो डेट होता है उस हिसाब से होता है। तो ये कैल्शियम कार्बाइड रूल 1987 है। सेकेंड रूल में है डेफिनेशंस अलग अलग, एक्ट, तो यहाँ पे एक्ट का जो मेन रेफरेंस है वो है पेट्रोलियम एक्ट 1934। कार्बाइड का मीनिंग है कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2। चीफ कंट्रोलर वर्डिंग है यानी कि चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव। फिर है कंजर्वेटर ऑफ द पोर्ट, तो जो पर्सन या ऑफिसर्स इसमें होंगे जो पोर्ट पे काम करते होंगे, तो यहाँ पे ये इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 के तहत ये कंजर्वेटर ऑफ द पोर्ट कहा गया है, जो पर्सन्स या ऑफिसर्स इन्वॉल्व है। फिर है कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव, जो हमने एक्सप्लोजिव एक्ट एंड रूल में देखा था। तो यहाँ पे एक्सप्लोजिव हैंडल, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो लाइसेंस रखता है, तो वो लाइसेंस देने की अथॉरिटी सिर्फ चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव को होती है। तो यहाँ पे ये जॉइंट चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव या डेप्यूटी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव या फिर डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव ऐसे हो सकते हैं। तो ये कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव आपको लाइसेंस देने के लिए सबसे काम में आएंगे। तो यही गाइडलाइन देंगे आपको, फॉर्मेट्स देंगे, और फिर फुलफिलमेंट होने के बाद, आपकी पूरी जानकारी लेने के बाद, प्रोविजन देखने के बाद वो आपको लाइसेंस दे सकते हैं या फिर रिन्यूअल कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, तो ये कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर जो होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हो सकती है या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो सकता है। तो ये यहाँ पे डेफिनेशंस क्यों दी गई है, क्योंकि जब आप कैल्शियम कार्बाइड हैंडल करने वाले या स्टोरेज करने वाले, मैन्युफैक्चर करने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले, तो उस टाइम किसकी अथॉरिटी होंगी और किसकी अथॉरिटी के अंडर आपको काम करना है, गाइडलाइंस लेने हैं, फॉर्मेट्स फुलफिल करना है। तो इसीलिए ये अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पे है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, जैसे कि स्पेसिफिक स्टेट के लिए होगा, जैसे कि ये पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, कराईकल, माहे, याम एरियाज अलग अलग एरियाज के लिए हो सकते हैं, या फिर यूनियन टेरिटरीज भी हो सकती है जैसे कि पौंडीचेरी है, या फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड्स है एरिया पे और फिर उसकी अथॉरिटी। फिर है फॉर्म्स, फॉर्म यानी कि जो शेड्यूल में फॉर्म दिया गया है वो अलग अलग फॉर्म्स जो नॉर्मली सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं। फिर इंस्पेक्टर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो ऑफिसर होगा, जो ये कैल्शियम कार्बाइड के बारे में जो भी एक्टिविटीज होती होंगी उसके बारे में इंस्पेक्शन करेगा। फिर एक प्रिस्क्राइब्ड रिसेप्टेकल, तो यहाँ पे रिसेप्टेकल का मीनिंग है कि ये ऐसे आप
मटेरियल यूज कर रहे होंगे या फिर जो कंटेनर्स यूज करते होंगे जिसमें आपको कैल्शियम कार्बाइड रख के काम करना है, तो उसको रिसेप्टैकल कहते हैं। तो ये नॉर्मली स्टील या दूसरे कोई मटेरियल, जो कंपोजिट मटेरियल आज के डेट में जो यूज होते हैं, लेकिन उनका चीफ कंट्रोलर से आपको परमिशन लेना है, उसके बाद में ही ये अप्रूव होगा। फिर ये जो क्लोज कंटेनर्स होते हैं या रिसेप्टैकल्स कहते हैं, तो इसे आप पैक कर सकते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो ये इसमें ऊपर जो रिसेप्टैकल होता है उसमें क्लियरली आपको लिखना है कि ये कैल्शियम कार्बाइड, और वहां पे आपको एक स्पेसिफिक गाइडलाइन देना है, डेंजरस इफ नॉट केप्ट ड्राई। तो जैसे अभी हमने ये रिएक्शन देखी थी, तो ये रिएक्शन का ही मेन यहाँ पे रेफरेंस है कि अगर कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और ये हाईली रिएक्टिव रिएक्शन है। इसी वजह से यहाँ पे एकदम फास्ट प्रोसेस होने की वजह से फायर होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो भी आप रिसेप्टैकल यूज करते होंगे उसमें यहाँ पे मार्किंग और लेबलिंग और स्पेसिफिक गाइडलाइंस आपको यहाँ पे देना है, या फिर जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कॉशनरी मेजर्स। तो यहाँ पे कॉशन क्लियरली मेंशन करना है, द कंटेंट्स ऑफ दिस पैकेज आर लायबल इफ ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द मॉइस्चर टू गिव ऑफ अ हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। तो पहले हमने ये पढ़ लिया है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे गैस तैयार होता है जिसको हम एसिटिलीन कहते हैं, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार। तो ये जो गैस है ये भी हाईली फ्लेमेबल एक्सप्लोसिव गैस है, और यहाँ पे ऑलरेडी हीट तैयार हो रही, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी फायर या एक्सप्लोजन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये एसिटिलीन जो गैस है ये जस्ट प्रिपेयर हो चुका गैस है, इसीलिए हाईली रिएक्टिव होता है, और ये सिर्फ अगर ये मॉइस्चर के साथ कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट होता है तभी ये प्रोसेस पॉसिबल है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्लियर कॉशनरी मेजर्स भी लिखना होगा कि कैल्शियम कार्बाइड को आपको ड्राई कंडीशन में ही रखना है, मॉइस्चर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर है सैम्पलिंग ऑफिसर, तो यहाँ पे जो भी कैल्शियम कार्बाइड या उसके ओरिएंटेड आपके सैंपल्स अगर आपको लेने होंगे तो वहां पे वो जो ऑफिसर काम करेगा उसको हम सैम्पलिंग ऑफिसर कहेंगे। थर्ड रूट बताता है जनरल प्रोविजंस। तो चैप्टर 2 में कुछ जनरल प्रोविजंस दिए, जैसे कि यहाँ पे हमने रिसेप्टेकल्स की अभी बात की थी, तो इसको पैक कैसे करने हैं उसके बारे में आपको कुछ जनरल जानकारी दी है। आपको अगर ये इंपोर्ट करना है कार्बाइड, या ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोर करना है, तो इसके लिए आपको प्रिस्क्राइब रिसेप्टैकल्स, यानी कि जिन रिसेप्टैकल्स को कंटेनर्स को अप्रूवल मिल चुका है वही कंटेनर्स आपको यूज करने हैं। उसके अलावा उस पे मार्किंग लेबलिंग करना है, कॉशनरी मेजर्स भी वहां पे देने हैं। तो ये चीफ कंट्रोलर आपको परमिट करेगा, और उसके बाद में ही आप ये कंटेनर्स या रिसेप्टैकल्स यूज कर सकते हैं। जब आप उसको डिलीवर करेंगे या डिस्पैच करेंगे तो वहां पर भी स्पेसिफिक प्रोविजन है कि कोई भी पर्सन यहाँ पे इसको डिलीवर या डिस्पैच नहीं करेगा। तो जो पर्सन को ऑलरेडी लाइसेंस मिल चुका है, और वो लाइसेंस वाला जो पर्सन है या फिर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको कार्बाइड के बारे में नॉलेज है, वही पर्सन यहाँ पे डिलीवरी या डिस्पैच करेगा। तो यहाँ पे अलग अलग मोड से ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जैसे रेलवे थ्रू हो सकता है, बाय रोड हो सकता है, बाय एयर, बाय शिप हो सकता है। तो वहां पर उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको कार्बाइड के बारे में जानकारी है वही पर्सन वहां पे अपॉइंट करनी चाहिए। उसके अलावा है अगेंस्ट कांटेक्ट विथ वाटर, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि कार्बाइड ने अगर वाटर के साथ कांटेक्ट किया तो वहां पर एसिटिलीन गैस तैयार होता है जो हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, फायर और एक्सप्लोजन होने के चांसेस है। तो ये जनरल प्रोविजन सही जगह आपको मिल जाना चाहिए। अगर ये कार्बाइड वेट होता है, और जहां पे स्पेशली हम डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको डिस्पोजल करना है और वहां पे अगर वाटर है तो वहां पर वापस से ये प्रॉब्लम आ सकता है कि वहां पे फायर कैच हो सकती है, या फिर वहां पे एक्सप्लोजन भी हो सकता है एसिटिलीन गैस की वजह से। तो ये हर जगह यहाँ पे ये पॉइंट आएगा
कि कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एसिटिलीन गैस तैयार हो रहा है, फायर और एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बाइड रूल आ चुका है कि अगर आप स्टोरेज करते हैं, हैंडल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिस्पोज करते हैं, कहीं पर भी आप उसको यूज करते हैं, तो आपको ड्राई कंडीशन में ही उस पर काम करना है, अदरवाइज यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस। उसके अलावा ये हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है, जैसे कि चिल्ड्रंस है या इंटॉक्सिकेट पर्सन है, वहां पर उनके इम्पैक्ट हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन है कि 18 ईयर्स प्लस एज वाले ही पर्सन जिनको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, ट्रेनिंग दी गई है, वही यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी करेंगे। और जो प्रीमाइसेस में ये सब बातें करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, वो एक्चुअली प्रीमाइसेस अंडर लाइसेंस होगा। तो लाइसेंस मिलने के बाद ही आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके अलावा है स्मोकिंग, फायर एंड लाइट्स, इसका प्रोविजन। तो हमने पहले ही बात की है कि ये रिएक्शन ही ऐसी है कि जहां पे फायर और एक्सप्लोजन होने के चांसेस है। इसीलिए जो इग्निशन सोर्सेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्मोकिंग बताया है, फायर बताया है और लाइट्स बताया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फायर हजार्ड्स की सीवियरिटी बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पे इसको अलाउ नहीं किया गया। फिर चैप्टर 3 जो है कार्बाइड को इंपोर्ट करने के लिए जनरल गाइडलाइंस। तो यहाँ पे रूल नंबर 9 क्लियरली बताता है कि अगर आपको ये इंपोर्ट करना है कार्बाइड, तो आपको लाइसेंस लेना जरूरी है, और लाइसेंस के ओरिएंटेड आपको डिटेल गाइडलाइन दूसरे पार्ट्स में दी है और दूसरे रूल नंबर में भी दी है। तो ये चैप्टर 3 का पार्ट 1 है। चैप्टर 3 में ही पार्ट 2 में स्पेसिफिक जो इंपोर्टेड गाइडलाइंस है, तो इंपोर्ट करने के लिए अगर आप बाय सी करते हैं, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका ओशन है या वाटर है, तो वहां से अगर इंपोर्ट करना है तो आपको जो पोर्ट्स है वहां पर भी आपको परमिशन मिलनी चाहिए। और कुछ स्पेसिफिक पोर्ट जहां पे ये कार्बाइड लोडिंग अनलोडिंग के लिए परमिशंस मिली है, वहीं पे सिर्फ आपको ये यूज करना है इंपोर्ट के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉम्बे, कलकत्ता, कोचीन या टुटिकोरिन या कांडला, मद्रास, मैंगलोर पोर्ट जो है, या ब्लेयर से विशाखापट्टनम, तो यहाँ पर ही इसको परमिशन मिली है। बाकी के पोर्ट्स पे यहाँ पे इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा जो पोर्ट पे जो ऑफिसर काम करता है, जिसको हम मास्टर या एजेंट कहते हैं, उनकी भी एक स्पेसिफिक ड्यूटी है कि कैल्शियम कार्बाइड ओरिएंटेड की लोडिंग अनलोडिंग जो एक्टिविटीज है, वहां पर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए। तो जो भी क्वांटिटी यहाँ पे लोड या अनलोड हो रही है, तो उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में जो लीगल गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना, उसके गाइडलाइंस बताना, ये मास्टर का काम है। जो भी कंजर्वेटर होगा पोर्ट का, तो उन्होंने भी गाइडलाइंस देनी चाहिए और दूसरे लोगों को भी गाइडलाइंस देनी चाहिए कि ये कार्बाइड का प्रॉपर्टी क्या है, जिसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और इसीलिए आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। यही क्वांटिटी में, क्वांटिटी अगर ज्यादा होती है तो आपको यहाँ पे ये अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपने कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए हैं या फिर आपने मार्किंग लेबलिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया है, तो भी यहाँ पे ये रिजेक्ट हो सकता है और ये लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटी यहाँ पे रिजेक्ट हो सकती है। उसके अलावा है डिफेक्टिव रिसेप्टेकल्स। तो जो भी आपने प्रिस्क्राइब रिसेप्टेकल्स पढ़ा है, तो वो अगर प्रिस्क्राइब रिसेप्टेकल डिफेक्टिव होते हैं, जिनकी वजह से कैल्शियम कार्बाइड और एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि वाटर होता है, उससे कांटेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे डिफेक्टिव अगर रिसेप्टेकल होंगे तो वो आपको रिजेक्ट हो सकते हैं, या फिर इनकेस अगर वो ट्रांसपोर्ट करते हुए डिफेक्ट हो गया, तो वहां पे आपको कंपलसरी हाई क्वांटिटी वाटर में उसको डिप करना पड़ेगा। मैक्सिमम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के बाद वो मैक्सिमम हीट वाटर में एब्जॉर्ब होनी चाहिए। इस हिसाब से आपको वो क्वांटिटी ऑफ वाटर भी कैलकुलेट करनी होगी और उसके बेसिस पे फिर ये डिफेक्टिव रिसेप्टेकल जो होंगे वो आपको वहां पे डिस्पोज करने। फिर है जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स है, उनको फैसिलिटीज देनी चाहिए, उनको अफोर्डेबल है या नहीं वो देखना चाहिए। तो जो कैल्शियम कार्बाइड के ओरिएंटेड जो कलेक्टर्स होते हैं कस्टम्स के,
या फिर कॉन्जर्वेटर होते हैं, या फिर इंस्पेक्टर होते हैं, सैम्पलिंग ऑफिसर्स होते हैं, ये सभी लोगों को आपको अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड करनी चाहिए। उस हिसाब से वो सैंपल्स क्लियरली लेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, और फिर जो भी आपकी गाइडलाइंस होंगी वो क्लियरली आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसे रेंज में वो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स को या अलग अलग ऑफिसर्स को आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। जो कार्बाइड लैंड होने वाला है, तो यहाँ पे जो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स होते हैं वो यहाँ पे परमिशन देंगे। अगर यहाँ पे सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स का ध्यान दिया होगा, रिसेप्टेकल्स अच्छी तरीके से होंगे, यहाँ पे कोई डिफेक्टिव पीस नहीं होगा, तो यहाँ पे जो कंजर्वेटर ऑफ पोर्ट है उनके डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे कार्बाइड आप लैंड कर सकते हैं। और जनरली ये गाइडलाइंस दिया गया है पेट्रोलियम एक्ट के अंडर भी, और ये पेट्रोलियम एक्ट का सेक्शन ही उसका एक्सटेंशन है, इसलिए यहाँ पे सनराइज टू सनसेट में ही ये मैक्सिमम काम आपका होना चाहिए। इन केस अगर ये पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो सनसेट के बाद आर्टिफिशियल लाइट की प्रोविजन इल्यूमिनेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको ये जो कंजर्वेटर होगा या कलेक्टर होगा तो वो आपको परमिशन दे सके। नहीं तो नॉर्मल कंडीशंस में सनराइज और सनसेट के बीच में ही ये सभी एक्टिविटीज कंप्लीट होनी चाहिए। चैप्टर 3 जो इंपोर्ट्स के बारे में ही बात करता है, तो वहां पर जो लैंड हो चुके हैं कार्बाइड उसको रिमूव करने के लिए कुछ गाइडेंस है। तो उसमें कंपलसरी आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए, तो ये लाइसेंस चेक करेंगे और उसके बाद में ही आपको ये हैंड ओवर करेंगे। अगर आपको ये स्टोरेज करना है तो स्टोरेज के लिए भी आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, रिसेप्टेकल्स के लिए भी फॉलो करने होंगे, थ्रेशोल्ड क्वांटिटीज भी देखनी होगी, और उसके बाद में ही ये आप स्टोरेज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये लाइसेंस नहीं है या फिर आपने थ्रेशोल्ड क्वांटिटी को क्रॉस किया है, तो आपको शायद ये जो कार्बाइड है वो हैंड ओवर नहीं किया जाएगा। उसके बाद में अगर ये इंपोर्ट जो कार्बाइड का है ये अगर एयर थ्रू आता है तो उसके लिए भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, जैसे कि कोई भी पर्सन ये कार्बाइड का इंपोर्ट नहीं करेगा अगर उनको ऑलरेडी परमिशन दी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस उनको परमिशन मिली होंगी, उन्होंने जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया होगा, तभी उनको वो परमिशन मिली। तो जनरली ये जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के होते हैं वो क्रॉस चेक करेंगे कि कार्बाइड कितनी क्वांटिटीज में है और किस तरह से उसकी पैकिंग हो चुकी है, वो स्टोरेज हो चुका है, और फिर वो हैंड ओवर करने के लिए तैयार है या नहीं। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वांटिटी की बात हमने कही थी कि नॉर्मली ये क्वांटिटी 5 किलोग्राम तक अलाउ होती है, तो 5 किलोग्राम तक अगर ये कैल्शियम कार्बाइड होगा तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको इजीली परमिशन मिल जाती है। अगर ये 5 किलोग्राम से एक्सीड होता है तो आपके प्रिस्क्राइब रिसेप्टैकल्स में ही आपको ये क्वांटिटी लेनी होगी, और उसमें भी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस है कि अगर ये जो रिसेप्टैकल होंगे तो ये एक रिसेप्टैकल में 1 ही किलोग्राम यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड होगा। यानी कि अगर आपको अभी 10 किलोग्राम का परमिशन मिल चुका है तो आपको 1 किलोग्राम के 10 रिसेप्टैकल्स को हैंडल करना है, पैक करना है, और उसके बाद में ही आपको ट्रांसपोर्टेशन की परमिशन मिलेगी बाय एयर। अभी अगर ये ट्रांसपोर्ट करना है कहीं पे तो चैप्टर 4 में ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाइडलाइन दी चुके हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि 5 किलोग्राम ये एक की फैक्टर है, तो अगर लेस देन 5 किलोग्राम होता है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होगा। लेकिन अगर क्वांटिटी 5 किलोग्राम से एक्सीड होती है और आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको कुछ कंडीशनल परमिशन मिल सकती है। तो कंडीशनल परमिशन में आपको ये कंडीशन है कि कार्बाइड जो आप ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं उसको प्रिस्क्राइब रिसेप्टैकल्स में ही आपको ट्रांसपोर्ट करना है, पैक करना है, और एक रिसेप्टैकल में मैक्सिमम 100 किलोग्राम ऑफ कार्बाइड आप रख सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। अगर ये कार्बाइड यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम में या फिर वो पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं पहुंचता है तो वहां पे उसको स्टोरेज करने के लिए भी कुछ प्रोविजंस आपको रखनी होगी।
और अगर 100 किलोग्राम से ज्यादा आपकी क्वांटिटी है और आपको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी चीफ कंट्रोलर से। तो अगर चीफ कंट्रोलर ने अगर आपको परमिशन दी तो 100 किलोग्राम प्लस में भी आप ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको स्पेसिफिक कंडीशंस पे ही ये परमिशन मिल सकती है। अगर आप ये ट्रांसपोर्टेशन रेलवे थ्रू यानी कि ट्रेन थ्रू या रोड थ्रू अगर करते होंगे तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी है कि जो भी एक्सपर्ट्स पर्सन होंगे या एजेंट्स होंगे तो वो एजेंट्स को ये जानकारी चाहिए कि एग्जैक्टली ये कार्बाइड क्या है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर आपके पास चाहिए जब ये हीट एब्जॉर्ब कर सके। उसके अलावा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, ये सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी। अगर ये पैसेंजर ट्रेन थ्रू अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशंस दी है कि ये मैक्सिमम 250 किलोग्राम तक ही आप ये कैरी कर सकते हैं। अगर ये कार्बाइड आप कैरी कर रहे हैं तो ये ब्रेक वैन में आप ये कैरी कर सकते हैं ट्रेन के, या फिर जहां पे जो आर्टिफिशियल लाइट्स की प्रोविजन नहीं होगी, या फिर कोई भी इग्निशन सोर्स नहीं होगा, या फिर जहां पे सफिशिएंट वेंटिलेशन है, ऐसे कुछ एरियाज में भी आप ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस पे डिपेंड होगा और उस हिसाब से आपको परमिशन मिल जाएगी। अगर ये बाय वाटर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसके लिए आपके जो मर्चेंट शिपिंग कैरिज ऑफ डेंजरस गुड रूल है 1978 का, उसको फॉलो करके आप ये वाटर थ्रू भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये एयर थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के परमिशंस लेंगे होंगी और उनके जो क्वांटिटीज डिफाइन किए हैं उसी क्वांटिटीज में आपको ये ट्रांसपोर्ट करना होगा। अगर ये कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए है, कमर्शियली प्योर आपको लिखना होगा और फिर उसका लाइसेंस भी स्पेसिफिक होगा और फिर यहाँ पे इस कार्बाइड में कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है, ये इससे क्लियर हो जाएगा। और ये गैस प्रिपरेशन के लिए हम यूज करने वाले हैं, या फिर जैसे मैंने अभी बताया कि एसिटिलीन गैस जनरेट करने के लिए, और फिर वो एसिटिलीन गैस ऑक्सी एसिटिलीन सिलेंडर्स के लिए यूज होता है। ऐसे बहुत सारे अगर प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते हैं तो वहां पर भी आपको ये क्लियरली मार्किंग या लेबलिंग करना है कि दिस इज कमर्शियली प्योर। तो ये IS स्टैंडर्ड भी आप फॉलो कर सकते हैं जो IS 1040 है। जब आपको कार्बाइड स्टोर करना है तो चैप्टर 5 में स्टोरेज के लिए कुछ गाइडलाइंस दी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा स्टोरेज के लिए। जैसे कि हमने बताया था कि 1 किलोग्राम का आपका रिसेप्टेकल्स है, प्रिस्क्राइब रिसेप्टेकल्स में आप स्टोर कर सकते हैं। अगर 5 kg तक आपको ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोर करना है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे 5 kg तक आप ये स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक प्रिस्क्राइब रिसेप्टेकल में 1 किलोग्राम ही आपको स्टोर करना परमिशन है। अगर ये 5 किलोग्राम से भी ज्यादा आता है और 200 किलोग्राम तक ये अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस आपको फॉलो करनी होगी और फिर आपको कंडीशनल परमिशन मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है, जो स्टोरेज है, वो वेंटिलेशंस यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, या फिर उसमें स्पेसिफिक डिस्टेंस आपने क्राइटेरिया फॉलो किया है कि नहीं, उसमें आपने पार्टीशन रखा है क्या नहीं, या फिर जो रिसेप्टेकल्स आप यूज कर रहे हैं उसको आपने क्लियरली चेक किया है कि नहीं, जो भी रिसेप्टेकल्स आप यूज कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी आपने चेक किया है कि नहीं, और उसको मार्किंग और लेबलिंग आपको दिया है कि नहीं। तो ये अलग अलग आपको कंडीशंस रखनी है। तो आपको ये जो पहले क्राइटेरिया था 5 kg का, तो ये 5 kg का क्राइटेरिया बढ़ के आपको 200 किलोग्राम तक ये परमिशन मिल सकती है। जहां पे पोर्ट्स पे आपको ये स्टोर करना है तो यहाँ पे कंजर्वेटर ऑफ पोर्ट यहाँ पे चेक करेगा और अगर कंडीशन सभी सेटिस्फाई होगी तो टेम्पर के आपको परमिशन भी मिल सकती है। अगर रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आपको कस्टडी में ये रखना है स्टोरेज के लिए तो आपको जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी परमिशन लेनी होंगी। अगर आपको कहीं पे रोड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू स्टोर करना है तो आपको उनकी परमिशन लेनी होगी।
अगर आपको कोई स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरी में या कोई एरिया में ऐसे रखना है तो वहां पे आपको डिफेंस फोर्सेस से भी आपको परमिशन लेनी है। तो आप किस लोकेशन पे है और कितनी क्वांटिटी आपको स्टोर करनी है, टेम्पररी स्टोर करनी है, तो उसके लिए आपको अलग अलग अथॉरिटीज की यहाँ पे जरूरत होगी, वो टेम्पररी लाइसेंस या टेम्पररी परमिशन के लिए। फिर है जो डिस्टेंस क्राइटेरिया जो हमने बात की थी, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्राइटेरिया बताया है कि जैसे अभी हमने बात की थी कि आप 200 किलोग्राम तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर 200 किलोग्राम से अगर ज्यादा आपको स्टोर करना है, 500 किलोग्राम तक अगर आपकी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आपको कम से कम बिल्डिंग से 3 मीटर का डिस्टेंस रखना है। उसके अलावा अगर आपके पास 500 किलोग्राम से ज्यादा की परमिशन है, लाइसेंस मिल चुका है और ये 5000 किलोग्राम तक है, तो आपको कम से कम 6 मीटर का डिस्टेंस रखना है बिल्डिंग से। अगर आपको 5000 किलोग्राम से ज्यादा क्वांटिटी का लाइसेंस मिल चुका है, परमिशन मिल चुके हैं, तो आपको कम से कम 9 मीटर का डिस्टेंस रखना है बिल्डिंग से। तो ये अलग अलग क्राइटेरियाज है, क्वांटिटी पे ये डिपेंड होगा कि आपका डिस्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, चाहे वो 3 मीटर, 6 मीटर या 9 मीटर हो सकता है। तो ये अलग अलग क्वांटिटी के लिए या फिर अलग अलग स्टोरेज कंडीशंस पे ये डिस्टेंस क्राइटेरिया यहाँ पे डिपेंड हो सकता है। तो जैसे अभी यहाँ पे कुछ कार्बाइड स्टोरेज इसलिए भी होते हैं कि जो स्पेशली एसिटिलीन गैस या एसिटिलीन प्लांट के लिए होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल परमिशंस हो सकती है, और वहां पे सेफ्टी डिस्टेंस जो होता है वो कम से कम 15 मीटर का आपको रखना है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे लोकल की बात की कि नासिक ऑक्सीजन प्लांट है, यहाँ पे एसिटिलीन गैस जनरेट होता है, वो उनका मेन प्रोडक्ट होता है, तो उसके लिए वही परमिशन मिल जाती है। तो लेकिन कम से कम 15 मीटर का डिस्टेंस आपको रखना है, और इसकी जो प्रोविजन है आपको चीफ कंट्रोलर से बात करके उनसे परमिशंस लेके ही आपको ये परमिशन मिल जाएगी जब आपको एसिटिलीन गैस तैयार करना है कैल्शियम कार्बाइड से। अगर आपके बिल्डिंग में स्टोरेज आपको करना है तो आपको यहाँ पे फेंसिंग लगाना जरूरी है, जो एटलीस्ट 1.8 मीटर हाई की हो। तो अनऑथोराइज पर्सन यहाँ पे नहीं आने चाहिए, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको हजार्ड्स के बारे में मालूम नहीं है, जिनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में मालूम नहीं है, तो ऐसे पर्सन की वजह से यहाँ पे फायर एक्सीडेंट होने के चांसेस, एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए फेंसिंग करना यहाँ पे स्टोरेज को जरूरी है, जो कम से कम 1.8 मीटर हाइट का। उसके अलावा है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज प्रीमाइसेस। तो जो अभी हमने बात की थी, तो स्टोरेज करने के लिए अगर आपको परमिशन मिलती है, तो उसके बाद में आपको ये कंस्ट्रक्शन कैसे करना है स्टोरेज प्रीमाइसेस का। तो यहाँ पे नॉन फ्लेमेबल मटेरियल आपने यूज करना चाहिए, और जो फ्लोर है वो सीमेंटेड फ्लोर एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर तक राइज करना चाहिए ग्राउंड लेवल से। उसके बाद में जो लाइसेंस अथॉरिटी होती है उनसे आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि आपका जो स्टोरेज एरिया है वो वेल वेंटिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में एयर इन और एयर आउट ये नॉर्मल होना चाहिए। उसके अलावा आप वेंटिलेटर ओपनिंग्स के अलग अलग कवर या अलग अलग लेयर्स यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे गैल्वेनाइज आयरन है, या फिर जो नॉन करोडिंग मेटल वायर्स गेजेस है वो भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे कॉपर ना हो ऐसे कुछ वायर्स आपको यूज करने, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी हाई होती है कॉपर की। और ये जो है ये जो मेश नॉट लेस देन 11 पर लीनियर सेंटीमीटर्स, तो ये भी क्राइटेरिया दिया। यहाँ पे मेश की साइज भी बताई गई है, आपको मटेरियल कौन सी यूज करनी चाहिए, मटेरियल कौन सी यूज नहीं करनी चाहिए, उसकी भी जानकारी दी है। और यहाँ पे जो बेसिक कंडीशन आपको मालूम है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए वाटर टाइट स्टोरेज आपको यूज करना होगा। उसके अलावा जो सफिशिएंट कैपेसिटी जो है वो यूटिलाइज करनी होगी, और यहाँ पे जो गैंगवेज स्पेस है वो गैंगवेज स्पेस एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर तक आपको रखनी है। तो आपका फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट कितना है, कितना अवेलेबल है, आपका यहाँ पे फ्लोर किस कंडीशंस में है, आपको जो भी कंपोनेंट्स या मटेरियल यूज करने हैं उसके लिए फिर फेंसिंग प्रोविजन कितनी है, वेंटिलेशन के लिए आपके पास सफिशिएंट प्रोविजन है या नहीं, आपके पास एरिया सफिशिएंट है या नहीं, ये सभी बातें यहाँ पे कंडीशंस है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज प्रीमाइसेस के लिए।
उसके अलावा है जो अरेंजमेंट्स, जो अभी हमने बात की है कि प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है या नहीं, एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर्स अबोव द फ्लोर लेवल आपको वो कंसिडर करना है, और उसके बाद में ही आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये लाइसेंस ग्रांट करने के लिए आपको फर्स्ट शेड्यूल रेफर करना है, और उसमें बाद में जो फॉर्म दिया है तो वो फॉर्म के लिए एप्लीकेशन और वो फॉर्म का फॉर्मेट आपको फिलअप करके देना है, और अगर आपको परमिशन मिलती है उसके बाद में ही आपको कार्बाइड का स्टोरेज करना है। तो ये हर जगह अभी कैल्शियम कार्बाइड स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, हैंडल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हर बात के लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है तो आप ये रिन्यू कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस क्या है, तो ये लाइसेंस जो होता है ये आपको 31 दिसंबर के पहले ही आपको ये फाइनल करके लेना है, जो नॉर्मली कैलेंडर ईयर जो का एंड है। तो आपको ये अगर लाइसेंस मिल जाता है तो नॉर्मली ये लाइसेंस 3 साल के लिए मिल जाता है। तो अगर आपको ये लाइसेंस मिल चुका है तो आप 3 साल तक ये काम कर सकते हैं, और 3 साल के बाद अगर आपको लाइसेंस रिन्यू करना है तो आप रिन्यूअल के लिए वापस से अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होता है, बीच में ही कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मेजर एक्सीडेंट होता है, या किसी का ऑब्जेक्शंस है, तो वहां पर इंस्पेक्शन हो सकता है, और उसके बाद में आपके लाइसेंस के बारे में डिसीजन हो सकता है। फिर ये जो लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन है, तो ये कोई भी पर्सन जिसके पास ये सभी फैसिलिटीज है वो यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, जो फॉर्म 1 में दिया है। अभी ये जो लाइसेंस के लिए जो पर्टिकुलर्स होते हैं उसके डिटेल्स भी फॉर्म में दिए हैं, तो ये सभी पर्टिकुलर्स आपको फुलफिल करने हैं, और ये अगर वैलिड होते हैं तभी आपको ये जो कंट्रोलर है वो आपको लाइसेंस देंगे। जो भी कंडीशंस है, जो भी प्रीमाइसेस है जहां पे आपको ये कैल्शियम कार्बाइड स्टोर करना है या फिर उसका यूज करके एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करना है, जो भी आपका प्लानिंग होगा, जो भी प्रीमाइसेस होगा, तो ये अलग अलग बातों के लिए अलग अलग लाइसेंस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट के लिए अलग लाइसेंस होगा फॉर्म 2 में, या फिर स्टोरेज के लिए अलग लाइसेंस हो सकता है फॉर्म 3 या 4 में। तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस अलग अलग एक्टिविटीज के लिए हो सकते हैं, और जो भी कंडीशंस वहां पे दी गई है वो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो उसके बाद में ही आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। जैसे अभी हमने फेंसिंग की बात की ही, या फिर डिस्टेंस क्राइटेरिया की बात की, या फिर जो प्रेस्क्राइब रिसेप्टिकल्स की बात की है, फिर ड्राई कंडीशंस की बात की है, ये सभी बातें आपको फॉलो करनी है। उसके बाद में ही आपको ये अलग अलग फॉर्म्स में या रिस्पेक्टिव फॉर्म्स में आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, और उसके बाद में इंस्पेक्शन के बाद आपको ये लाइसेंस मिल सकता है। तो अगर इन केस आपको लाइसेंस मिल चुका है और उसके पहले ही आपने कुछ अल्टरेशन किया या फिर चेंजेस किए प्रीमाइसेस में, तो आपको फिर से लाइसेंस अप्लाई करना होगा। क्योंकि अगर आपने पहले एक दिखा दिया कि हमारे पास ये प्रीमाइसेस है, ये कंडीशंस है, ये फैसिलिटीज है, और सबमिट करने के पहले ही आपने बाद में कुछ चेंजेस कर लिए, या फिर जो अप्रूवल होता है वो अप्रूवल के पहले आपने कुछ चेंजेस कर लिए, तो आपको वापस से वो कंडीशंस जो अल्टरेशन की है, यानी कि मॉडिफिकेशन आपने कुछ किया है आपके प्रीमाइसेस में या स्टोरेज में या फिर क्वांटिटी में, तो ये आपको वापस से फिल करना होगा, और वापस से आपको ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। फिर बाद में आपको ये कंडीशनल जो परमिशन है वो लाइसेंस मिल सकता है। तो इसके लिए वो लाइसेंस अथॉरिटी जो होगी वो लाइसेंस अथॉरिटी चेक करेगी कि आपने अल्टरेशन क्या किया है, या फिर आपने जो क्वांटिटी है वो चेंज की है, या फिर स्टोरेज की फैसिलिटीज चेंज की है, या फिर और कुछ चेंज किया है। वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी देखने के बाद ही आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। फिर जो लाइसेंस है वो अमेंड करने के लिए, अभी यहाँ पे अगर लाइसेंस में ही कुछ चेंजेस होते हैं, या फिर पावर में चेंजेस होते हैं, अथॉरिटी में चेंजेस होते हैं, तो वो उस हिसाब से आपको बताएंगे कि अभी हमारे लाइसेंस में ये क्राइटेरिया चेंज हुआ है, या कंडीशन चेंज हुआ है, या फिर ये जो फीस है ये भी चेंज हो चुकी है, और ये पेनाल्टी चार्जेस है ये भी चेंज हो चुके हैं। तो उस हिसाब से आपको वो लागू होंगे, और उसके बाद में ये नए जो चेंजेस होंगे या अमेंडमेंट्स होंगे उसको आपको फॉलो करना जरूरी है। तो ये अलग अलग जो फॉर्मेट्स है इनके, जो कंडीशंस है, पर्टिकुलर्स है,
वो आपको देख के ही फिर रिन्यू करना चाहिए। तो ये रिन्यूअल के लिए भी आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करनी है जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था। तो ये कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव जो होते हैं या फिर चीफ कंट्रोलर होते हैं, वो आपको यहाँ पे लाइसेंस की परमिशन देंगे या फिर रिन्यूअल करके देंगे। और नॉर्मली जो हमने बताया था कि 3 इयर्स तक इसकी एक्सपायरी होती है, तो 3 इयर्स तक आप इसको लाइसेंस कंटिन्यू कर सकते हैं। इन केस अगर कोई बीच में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो ये लाइसेंस आप सरेंडर भी कर सकते हैं। इन केस अगर ये फीस रिन्यूअल की होगी एक्सपायरी के पहले ही, आप ये फी पे करके आप वापस से रिन्यू कर भी सकते हैं और फिर वो कंडीशंस के बेसिस पे आपको ये लाइसेंस जो वो रिन्यू करके मिल सकता है। तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत सारे पर्टिकुलर्स है ये लाइसेंस पाने के लिए या लाइसेंस रिन्यू करने के लिए, तो वो हम फॉर्म्स में देखेंगे। इन केस अगर आपने कुछ कंडीशंस फॉलो नहीं की या फिर जो अमेंडमेंट है वो फॉलो नहीं की, तो आपका लाइसेंस रिजेक्ट हो सकता है, तो जिसको हम रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस कहते हैं। इन केस अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लिया या फिर आपने लाइसेंस लेने के बाद आपने कुछ चेंजेस किए या फिर आपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए या फिर अल्टरेशन किए आपके कुछ क्वांटिटीज में या स्टोरेज फैसिलिटीज में, तो यहाँ पर भी सस्पेंड किया जाएगा आपका लाइसेंस या फिर आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। तो सस्पेंड अगर किया आपको तो नॉर्मली 3 महीने का पीरियड दिया जाता है। वहां पर आपको बताया जाता है कि आपको ये कंडीशन की वजह से सस्पेंड किया गया है आपका लाइसेंस, तो आपको ये मॉडिफाई करना है, तो आपको ये लाइसेंस फिर से मिल सकता है। इन केस मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस है, आपने मेजर चेंजेस किए हैं और वो कल्प्रिट अगर आप होंगे, तो वहां पे लाइसेंस डायरेक्टली कैंसिल होगा, आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। तो ये अलग अलग प्रोविजंस है लाइसेंस के लिए, रिन्यूअल्स के लिए, रिफ्यूजल और कैंसलेशन के लिए। इन केस यहाँ पे कुछ इश्यूज अगर पाए जाते हैं, तो वो चीफ कंट्रोलर यहाँ पे डिसीजन लेगा कि इनका लाइसेंस कंटिन्यू करना है, सस्पेंड करना है, कैंसिल करना है या फिर रिन्यू के लिए यस करना है। तो वो डिपेंड्स है चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जिनका भी इंस्पेक्शन यहाँ पे होता है, उनको अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल बात लगती है तो वो यहाँ पे रिफ्यूज, कैंसिलेशन या सस्पेंड कर सकते हैं। अगर ये सभी बातें आपने अच्छी तरह से फॉलो की है तो आपका रिन्यूअल भी थोड़ा सा इजी हो सकता है। अगर इन केस किसी चीफ कंट्रोलर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने या कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव ने आपके ऊपर एक्शन ली है, तो अगर आपको लगता है कि ये जो हमारा कैंसिलेशन या सस्पेंशन था जो लाइसेंस का, वो कंडीशन इन्होंने ठीक तरह से बताई नहीं है या गलत है, तो आप अपील भी कर सकते हैं और उसके बेसिस पे विद इन 60 डेज में ये अपील के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होगी और उसके बेसिस पे उसका कंक्लूजन भी निकल सकता है। अगर आपको लाइसेंस ट्रांसफर करना है, तो ये लाइसेंस ट्रांसफर करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस रखनी होगी, जैसे कि यहाँ पे जो लाइसेंस होल्डर होगा उसकी साइन आपको लगेगी, उसका जो लेटर है वो आपका लगेगा, अथॉरिटी लेटर, फिर आपके जो फुल नेम और पोस्टल एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है वो भी लगेंगे, किसको आप हैंड ओवर कर रहे हैं, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके लिए भी आपको प्रोसेस करनी होगी, और फिर ट्रांसफर फी जो है वो ट्रांसफर फी आपको पे करनी होगी, और उसके बाद में ये लाइसेंस अथॉरिटी तय करेगी कि ये ट्रांसफर लाइसेंस होने वाला है या नहीं। तो जो भी प्रोसीजर्स अगर आपने फाइनल की है, अगर फॉलो की है, तो ये लाइसेंस इजीली ट्रांसफर हो सकता है। इन केस ऑफ डेथ, अगर जो लाइसेंस होल्डर है उसकी अगर डेथ होती है या फिर वो उसके एक्सीडेंट या किस वजह से अगर वो डिसेबिलिटी चेंज होती है, जैसे कि परमानेंट डिसेबलमेंट जिसको कहते हैं, या कुछ टोटल डिसेबलमेंट केस हो सकती है, यानी कि एक हाथ या एक पैर या दोनों हाथ दोनों पैर, ऐसे कुछ केसेस होते हैं। अगर ये डैमेज हो चुके हैं या फिर फैटेलिटी हो चुकी है, तो यहाँ पर ये लाइसेंस का जो ओनर है वो भी चेंज हो सकता है या फिर वो ट्रांसफर हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होगी और उसके बाद में ये पॉसिबल है। अगर लाइसेंस आपका लॉस हो चुका है तो लाइसेंस आपको फिर से मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। जैसे कि यहाँ पे लाइसेंस कहाँ पे गया है, कहाँ से
ये लॉस हो चुका है या डिस्ट्रॉय हो चुका है, या फिर ये स्पेसिफिक कोई केस है जहां पे आपको डुप्लीकेट लाइसेंस की जरूरत है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा और उसकी फी पे करने के बाद आपको डुप्लीकेट लाइसेंस मिल सकता है। अगर जहां पे इंस्पेक्शन या अथॉरिटीज आते हैं, अगर आपको उन्होंने बताया कि आपका लाइसेंस आपको बताना है, तो हर एक लाइसेंस होल्डर का ये काम होगा कि उनको ये लाइसेंस बताना है, फिर उसके जो डिटेल्स है वो भी बताने हैं, उसका एक्सपायरी क्या है वो भी बताना है, और जो भी कंडीशनल आपको लाइसेंस मिला है वो सभी कंडीशंस आप फॉलो करते हैं या नहीं, ये भी बात आपको उनको क्लियर करके देनी है। फिर उसके रिलेटेड जो भी फीस का पेमेंट होगा, वो फीस का पेमेंट आपको कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव जो नागपुर लोकेशन पे है वहां पर आपको करना ही है। और उसके अलावा भी आपके अभी ऑनलाइन प्रोविजंस भी की गई है जहां से आप ये फीस का पेमेंट कर सकते हैं। तो जहां पर अभी अगर कोई केस होती है इन्फ्रिंजमेंट की, यानी कि अगर कोई अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी आप करते हैं या फिर कुछ मेजर प्रॉब्लम होते हैं, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है, या फिर जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होते हैं, अगर वो अथॉरिटीज लोकल की होती है तो उसके ऊपर भी ये अथॉरिटीज होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये मेन अपेक्स बॉडी होगी और अपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी, और उसके ऑफिसर्स अगर आते हैं तो वो ऑफिसर्स आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल की जो अथॉरिटीज है उनको भी वो गाइड कर सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं। फिर जो एक्सीडेंट्स अगर इनकेस ये कैल्शियम कार्बाइड स्टोरेज, हैंडल या मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम, अगर इंपोर्ट करते टाइम अगर होते हैं, तो उसके लिए भी आपको कुछ गाइडेंस बताए गए। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 27 में क्लियरली बताया है कि नोटिस ऑफ एन एक्सीडेंट, तो ये चीफ कंट्रोलर जो होता है तो उनको इमीडिएटली आपको बताना है। तो ये 1987 में इन्होंने टेलीग्राम बताया था, आज की डेट में आप SMS, व्हाट्सएप, ईमेल और टेलीफोन कॉल ये डायरेक्टली बता सकते हैं, जिसके बेसिस पे उनको क्विक इंफॉर्मेशन मिल जाए, और क्विक कम्युनिकेशन के बाद फिर आपके जो ओवरऑल एक्शन है वो एक्शन ले सकते हैं। और जो भी यहाँ पे मैजिस्ट्रेट हो गई या ऑफिसर इंचार्ज हो गई पुलिस स्टेशन के, वो भी बाकी लोगों को कम्युनिकेट करके ओवरऑल एक्सीडेंट कंट्रोल करने की तैयारी करेंगे, और फिर बाद में डिटेल रिपोर्ट आप बाद में सबमिट करना है। तो ये एक्सीडेंट कोई भी तरह का हो वो आपको क्विक कम्युनिकेट करना है पुलिस स्टेशन में या मैजिस्ट्रेट को या नियरेस्ट जो भी अथॉरिटी होगी उनको, और चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव को भी आपको ये बताना जरूरी है। इन केस कोई अगर चेंजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड रूल था 1937 का, तो अभी यहाँ पे ये रिपील हो चुका है, और ये कैल्शियम कार्बाइड रूल 1987 का यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे फिर उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो ये चेंजेस रूल नंबर 50 में यहाँ पे आ जाएंगे, और ये लेटेस्ट जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो जिन्होंने लाइसेंस डुप्लीकेट लिया है या फिर रिन्यू किया है, तो वो उनको फी देना जरूरी है। और इनकेस अगर ये कुछ अप्रूवल्स लेने के बाद अगर कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो अपेक्स बॉडीज को भी ये अथॉरिटी है कि वो कंडीशंस में चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको भी वहां पे जो फैसिलिटीज है उसको भी चेंज करना होगा। अभी यहाँ पे कुछ शेड्यूल और फॉर्म्स भी है, जैसे कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट शेड्यूल है, तो ये लाइसेंस के अंडर है, जो है रूल नंबर 30 के ओरिएंटेड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म ऑफ लाइसेंस है शेड्यूल में, तो ये सेकंड शेड्यूल का जो फॉर्म नंबर 2 है उस हिसाब से है। तो यहाँ पे किसको लाइसेंस मिलेगा? टू इंपोर्ट स्टोर कार्बाइड इन क्वांटिटी नॉट एक्सीडिंग 500 kg। तो अगर आपको कार्बाइड स्टोर करना है या इंपोर्ट करना है और उसकी क्वांटिटी लेस देन 500 kg है, तो फॉर्म नंबर 2 आपके लिए एप्लीकेबल होगा और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी आपको ये लाइसेंस दे सकती है। तो इसके लिए अभी लेटेस्ट फीस अलग अलग है। फिर है दूसरा,
अगर ये क्वांटिटी मोर देन 500 kg है और अगर ये आपको इंपोर्ट करना है या स्टोर करना है तो आपको फॉर्म नंबर 3 एप्लीकेबल है और जो अथॉरिटी होगी वो है कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव। अगर आपको कार्बाइड का इंपोर्ट या स्टोर करना है और ये शेड फॉर्मिंग पार्ट में करना है जहां पे एसिटिलीन गैस आपको मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 4 एप्लीकेबल है और उसकी अथॉरिटी है चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव। तो ये अलग अलग अथॉरिटीज अलग अलग फॉर्म से स्पेसिफिक लाइसेंस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, तो लेस देन 500 kg, ग्रेटर देन 500 kg और एसिटिलीन प्लांट के लिए अलग अलग प्रोविजंस है। अगर आप सेकंड शेड्यूल में देखेंगे तो इसमें है फॉर्म 1 जो हमने बताया था कि लाइसेंस के लिए अगर आपको परमिशंस लेनी है या कुछ अमेंडमेंट करना है, रिन्यूअल करना है, ट्रांसफर करना है तो उसके लिए ये फॉर्म नंबर 1 है। तो यहाँ पे ये आपको उसके कंटेंट्स दिखाई देते हैं, पर्टिकुलर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि नेम इन विच लाइसेंस इज रिक्वायर्ड या स्टेटस वो रजिस्टर्ड है इंडिविजुअल के लिए या फिर कंपनी में है, उसका एज क्या है, पोस्टल एड्रेस, पिन कोड, टेलीग्राफ, टेलीफोन नंबर या फिर टेलेक्स या मोबाइल नंबर, सिचुएशन ऑफ द प्रीमाइसेस, कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, टाउन क्या है, उसके डिटेल एड्रेस, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, रेलवे स्टेशन कौन सा है, कार्बाइड की क्वांटिटी कितनी है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपको लाइसेंस की परमिशन मिलती है। फिर है कार्बाइड का स्टोरेज के लिए फैसिलिटीज क्या है, फिर आपके जो फॉर्म है वो किस नंबर का फॉर्म है उसके बेसिस पे ये लाइसेंस मिला है आपको और ये फॉर्म भी आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा है, तो ये फॉर्म नंबर 1 है। नंबर ऑफ लाइसेंस आपके पास कितने हैं, किस किस लोकेशन पे, किस किस एड्रेसेस पे, किसका नाम से है, ये सभी होल्डर लाइसेंस यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे लिखनी है। तो ये भी जो आपको फैसिलिटीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है उसके डिटेल्स यहाँ पे लिखने हैं कि उसका प्लान नंबर क्या है, किसने अप्रूव किया है, उसका डेट क्या है, फिर इसका लाइसेंस नंबर क्या है, बैंक के डिटेल्स आपको बताने हैं क्योंकि फी का भी पेमेंट करना है आपको, और फिर एप्लीकेंट की साइन देनी है और फिर जो डिस्क्लेमर पॉइंट्स रहते हैं वो आपको बताना है कि हम ये सभी प्रोविजंस हम फॉलो करेंगे, उस हिसाब से आपको ये लाइसेंस मिलना जरूरी है या फिर आपको रिन्यू करना है या फिर आपको ये ट्रांसफर करना है। ये है फॉर्म नंबर 1। अभी फॉर्म नंबर 2 में जो है ये लाइसेंस होता है इंपोर्ट स्टोर करने के लिए, जो अभी हमने बताया कि लेस देन अगर 500 kg के लिए आपको प्रोविजन है तो ये आप यहाँ पे इसके डिटेल्स भर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का मेन अथॉरिटी है जो आपको ये लाइसेंस दे सकता है, तो वो आपको मेंशन करके देंगे कि ये रिन्यूअल का डेट क्या है, एक्सपायरी क्या है और जो लाइसेंस अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उनका साइन रहेगा, तो इसके ये सब डिटेल्स यहाँ पे वो देंगे कि हमने आपको लेस देन 500 kg कैल्शियम कार्बाइड स्टोर करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए परमिशन दी है और उसका ये डेट ऑफ एक्सपायरी है। उसके अलावा है ये फॉर्म नंबर 3 जो मोर देन 500 kg क्वांटिटी अगर कैल्शियम कार्बाइड की आपको इंपोर्ट करनी या स्टोर करनी है तो उसके लिए ये अथॉरिटी होगी कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव और ये सिमिलर डिटेल्स आपको यहाँ पे वो दिए जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे अथॉरिटी चेंज होगी उस हिसाब से कंडीशंस भी यहाँ पे चेंज हो सकती है। फिर ये उसके डिटेल्स है यहाँ पे चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, तो ये फॉर्म नंबर 4 है और ये एसिटिलीन प्लांट जहाँ पे है तो ये फॉर्म नंबर 4 के हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा, फिर ही आपको एसिटिलीन प्लांट की परमिशन मिलेगी और इसकी अथॉरिटी होगी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव। अभी ये जो कैल्शियम कार्बाइड फॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 उसके लिए जो भी आप फी पेमेंट करते होंगे उसके अलग अलग रिसिप्ट्स भी आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मेन क्वांटिटी बतानी है कि ओपनिंग बैलेंस कितना है केजीज में, कैल्शियम कार्बाइड कितना रिसीव किया है, जो पैकेजेस आपने देखे हैं उसका टाइप क्या है, उसके नंबर क्या है, उसका एड्रेस, लाइसेंस, सप्लायर कौन है, कैल्शियम कार्बाइड जो है वो कितना सोल्ड किया है आपने, जो पैकेजेस है वो भी कितने गए हैं, फिर उसके डिटेल्स आपको बताने हैं किसको दिया है आपने, उसका क्लोजिंग बैलेंस, फिर साइन ऑफ लाइसेंस और रिमार्क्स। यानी कि आपको कैल्शियम कार्बाइड का डिटेल अपडेट रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करना जरूरी है। कैल्शियम कार्बाइड आपके पास बैलेंस कितना था, आपने सेल कितना किया है, फिर आपके पास बैलेंस कितना है,
ये आपको डेली बेसिस पे रेगुलरली यहाँ पे अपडेट करना होगा, और जिसने भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसकी यहाँ पे साइन होगी और उसके रिमार्क्स भी यहाँ पे होंगे। तो ये था ओवरऑल कैल्शियम कार्बाइड रूल 1987 की बारे में जानकारी। धन्यवाद।